है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सेबी ने जो नया यहां पर नोटिफिकेशन कल रात जारी किया, जहां पर एफपीआईज आप डायरेक्ट मार्केट एक्सेस देख सकेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में। क्या है इसकी डिटेल्स, कैसे होगा कारोबार, कितना फायदा होगा इसका एक्सचेंजेस पर, इस पर करेंगे बात। साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन आया, वो था ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा खाने का तेल। इसकी क्या इम्पैक्ट रह सकते हैं इंपोर्ट्स पर और प्राइसेस पर, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे जीरे की, जहां पर ऑलमोस्ट 50,000 के स्तर हमने यहां पर बाजार में बनते हुए देखे हैं। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, हमारे साथ एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी हैं, और साथ ही इमामी एग्रोटेक के सीईओ एंड इंडिया वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई भी साथ जुड़ेंगे। लेकिन बात हम सबसे पहले सेबी के नोटिफिकेशन की कर लेते हैं, जहां पर अब एफपीआईज की एंट्री नॉन एग्री कैश सेटल प्रोडक्ट्स के अलावा अब डीएमए यानी कि डायरेक्ट मार्केट एक्सेस के थ्रू भी होती हुई नजर आएगी। ऋषि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का। कैसे देखते हैं आप इस मार्केट को, कैसे काम करेगा ये, और एक्सचेंज में कितनी तैयारी है इसके लिए? नमस्ते मनीषा। ये बाजार की मांग रही थी कि डीएमए परमिट किया जाए कमोडिटी मार्केट्स में जब एफपीआई को लाया गया, क्योंकि ज्यादातर एफपीआई डीएमए के माध्यम से ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। तो सेबी ने बहुत इसको सुनते हुए हमें ये अनुमति दी है। इससे कई फायदे होते हैं, क्योंकि जो एफपीआई है वो ब्रोकर के माध्यम से एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और इससे मार्केट में उसके ट्रेड्स की कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, उसके स्लिपेजेस की चांस कम रहती है, इम्पैक्ट कॉस्ट कम रहता है, और उसके स्ट्रैटेजीज जो भी हैं वो अच्छे से चला पाता है। तो इससे ओवरऑल डेप्थ और लिक्विडिटी भी बढ़ने की आशा है मार्केट। एंड किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है, और हम ये भी समझते हैं कि सेबी ने पिछले कुछ समय में, चाहे वो एआईएफ्स है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है या म्यूचुअल फंड्स को अलाउ किया। पिछले साल हमने देखा कि एफपीआईज यहाँ पर इन कैश सेटल नॉन एग्री में भी इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आए। इन सभी की किस तरह की ग्रोथ एज ऑफ नाउ देखने को मिली है ऋषि, और क्या करने की जरूरत है टू एंश्योर कि हम यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखें? देखिए, सभी अपने तरफ से तो काफी प्रोग्रेसिवली स्टेप्स ले रहा है और मार्केट को धीरे धीरे एक एक चीज दे रहा है, और उसमें ग्रोथ भी देख रहे हैं। जहां तक एफपीआई का सवाल है, पिछले लगभग 20 दिन से एफपीआई एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं और उसमें भी अच्छा वॉल्यूम पिकअप दिखाई दे रहा है और पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि और धीरे धीरे ज्यादा एफपीआई एक्सचेंज के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मार्केट की डेप्थ और लिक्विडिटी को बढ़ाने की तरफ ही इसका आउटपुट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो मार्केट की डेप्थ और लिक्विडिटी तो बढ़ेगी, लेकिन ऋषि एक चीज़ और है, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो जितना पार्टिसिपेशन हम कमोडिटीज़ में ग्लोबल मार्केट्स में देखते हैं उतना इंडियन मार्केट्स में अभी नहीं है। तो अब क्या इस डेवलपमेंट के बाद ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एट पार विद ग्लोबल मार्केट्स उतने ही फ्लोज हम इंडियन कमोडिटीज़ में एक्सपेक्ट करेंगे? और दूसरा एक सवाल और कि एफपीआईज को जो डीएमए मिला है, इससे क्या एल्गो ट्रेडिंग को और बढ़ावा मिलेगा? देखिए, पहला प्रश्न जो आपका है उसको मैं उत्तर देता हूं कि जो कमोडिटी मार्केट्स में ग्रोथ आएगा, सिर्फ एक पार्टिसिपेंट एफपीआई से नहीं आ सकता। ये सबसे आएगा, तो जहां हेजर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एफपीआईज हैं, इंस्टीट्यूशनल बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, सब मिलके ही पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। बट हाँ, एक एक करके जिन जिन को इनेबल किया जा रहा है, तो उससे ओवरऑल मार्केट की लिक्विडिटी और डेप्थ बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ने से और लिक्विडिटी बढ़ती है, तो एक चक्र होता है। तो इसमें लिक्विडिटी बढ़ने की आशा है। दूसरी बात जो आपने कहा कि सॉरी, आपका क्या प्रश्न था, मैं भूल गया। ट्रेडिंग को और बढ़ावा मिलेगा क्या इस डीएमए के बाद? देखिए, ट्रेडिंग को तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए, बिकॉज अगर एल्गो ट्रेडिंग की आप बात कर रहे थे, तो वो तो डिपेंड करता है कि जो एफपीआई है वो किस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करता है, वेदर वो एल्गो कर रहा है कि अपने नॉर्मल ट्रेड्स कर रहा है। तो एल्गो जरूरी नहीं है कि एल्गो से ही ट्रेड हो, बट जो भी अपना स्ट्रैटेजी लगाएगा उसके हिसाब से ओवरऑल लिक्विडिटी और डेप्थ बढ़नी चाहिए।
अंडरस्टैंड ऋषि की किस तरह का पार्टिसिपेशन हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, क्योंकि डीएमएज यहाँ पर इक्विटीज में तो हैं ही, और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा काम उस वजह से भी होता हुआ नजर आता है। जहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है, ये माना जाता है कि काफी सारे अब इक्विटी पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पर कमोडिटीज को देखने लगे हैं। तो मार्केट में इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है, लेकिन किस तरह का और पुश देने की जरूरत है? देखिए, पुश तो बहुत तरीके से आ रहे हैं और भी आ सकते हैं। वो तो दिल हरदम ज्यादा ही मांगता है, और जैसे जैसे चीज आते हैं उसको डाइजेस्ट करें, उसको इम्प्लीमेंट करें अच्छे से, और फिर रेगुलेटर के पास जाएं तो रेगुलेटर भी समझेगा कि हाँ, आपने इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो मैं आपको और कुछ दूंगा। तो जहां तक मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, और इससे और अच्छी लिक्विडिटी और डेप्थ बढ़नी चाहिए, एफपीआई पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे एफपीआई पार्टिसिपेशन बढ़ता है, मार्केट में और इंटरेस्ट आता है। नॉर्मली यदि आप देखें किसी भी मार्केट की डेवलपमेंट में, पहले जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एफपीआईज हैं, वो आते हैं और बाद में रिटेल आता है, जैसे इक्विटी मार्केट में भी आपने देखा। तो यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में हिस्टोरिकल रीजन से जो भी कारण है, उसके कारण धीरे धीरे ये मार्केट को खोला जा रहा है, और मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है रेगुलेटर की तरफ से। और आगे बढ़ते हुए हम यही देखेंगे कि कमोडिटी मार्केट्स में जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, और भारत के लिए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इतने बड़े प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं इतने प्रकार के कमोडिटीज के। और साथ ही साथ मैं तो ये भी चाहूंगा कि भारत के जितने कॉरपोरेट्स हैं जिनकी एक्सपोजर है कमोडिटीज की, वो भी आके यहाँ पे हेजिंग और अपना बढ़ाएं, ताकि ये मार्केट और इंक्लूसिव और ग्रोथ इसमें और अच्छा दिखाई दे। एब्सोल्युटली ऋषि, एक चीज तो काबिल तारीफ है, जैसे आपने भी कहा कि सेबी की तरफ से जिस तरह से हम यहाँ पर मार्केट लगातार ओपन होता हुआ देख रहे हैं, एज ऑफ नाउ यहाँ पर ये खुलेगा बाजार, हम ऑलरेडी यहाँ पर इस चीजों के लिए तैयार रहेंगे। आप कैसे देखते हैं अजय, सेबी की तरफ से इस स्टेप को? ऑफकोर्स सीडा कमेटी की तरफ से हमने वो रिकमेंडेशन आता हुआ देखा था, और ये माना गया कि जिस तरह की बातें हैं, जिस तरह के पुशेज हैं, सेबी उनको इनकॉर्पोरेट करता हुआ नजर आया भी है। वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जब से हम देख रहे हैं कमोडिटी सेबी के प्रीव्यू में आए, तब से हमने देखा काफी एक्टिव मोड पे सेबी चल रही है। हमने काफी चेंजेस कमोडिटी मार्केट में पिछले 5 सालों में आते हुए देखा है। डेफिनेटली एफपीआई मार्केट के अंदर अभी भी आप ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करेंगे तो जो डेप्थ और वॉल्यूम है वो एज कंपेयर टू काफी कम है। नो डाउट अभी भी हमारे ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर या क्रूड की, जहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट के अंदर भी एक रिकग्निशन देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टेप और जिस ढंग से डायनामिकली सभी चीजों को लेके आ रही है, तो आई थिंक एक वेलकम स्टेप रहेगा, और कमोडिटी में डेफिनेटली वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन को बूस्ट करता हुआ दिखेगा। ओके, चलिए, तो ये तो रही एफपीआईज को डायरेक्ट एक्सेस मिलने की बात। तो जैसे ऋषि ने कहा और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि इससे फ्लोज तो इम्प्रूव होने ही चाहिए, लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए और मार्केट की डेप्थ भी बढ़ने के पूरे आसार हैं। शुक्रिया आपका ऋषि आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए इस डेवलपमेंट पे। बड़ी खबर और इस खबर पर किस तरीके का इम्पैक्ट होगा उसका एनालिसिस आपने सुना। बहुत क्विकली एक संक्षेप में रविंद्र का भी कमेंट ले लेते हैं, और उसके बाद एक और बड़ी खबर है क्रूड पाम ऑयल से जुड़ी हुई, क्रूड सनफ्लावर ऑयल से जुड़ी हुई, उस पर भी चर्चा करेंगे। आपके क्विक व्यू क्या है रविंद्र इस पर? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। मेरे हिसाब से ये एक काफी अच्छा स्टेप है, और हमने ये देखा है, लाइक वी हैव सीन सिंस सेबी हैज कम इनटू कमोडिटी मार्केट एज अ रेगुलेटर, उन्होंने एक रेगुलर इसमें उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, एंड आई थिंक दिस इज वेरी गुड, क्योंकि एक आई वुड से एक प्रोग्रेसिव तरीके से स्टेप्स लिया जा रहा है, और मार्केट के सेंटिमेंट्स को देख के स्टेप्स लिया जा रहा है। और जैसे जैसे मोर एंड मोर जो स्टेक होल्डर्स है वो मार्केट में आएंगे, आई थिंक लिक्विडिटी और वॉल्यूम बढ़ने के काफी अच्छे होप्स है। और इस केस में आई थिंक जो मैनुअल इंटरवेंशन है ब्रोकर का वो निकल जाएगा, और एफपीआई कैन डायरेक्टली एक्सेस ब्रोकर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आई थिंक इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, और दूसरा आई थिंक पार्टिसिपेशन, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक इसमें पार्टिसिपेशन भी इसके वजह से बढ़ने के पूरे चांसेस है। तो आई थिंक स्लो एंड स्टडी वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोर प्रोग्रेसिव स्टेप्स, और आई थिंक इट इज ओवरऑल गुड फॉर द ओवरऑल इकोसिस्टम ऑफ कमोडिटी मार्केट्स।
ऑलराइट, तो एक पॉजिटिव स्टेप यहाँ पर और एक्सचेंज की तरफ से और ब्रोकिंग कम्युनिटी की तरफ से भी यहाँ पर इसको सराहा जा रहा है और आगे जाकर हमें देखना होगा कि किस तरह का पार्टिसिपेशन, किस तरह के प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर आता हुआ लाते हैं। बट एज ऑफ नाउ सेबी जब से आया है तब से हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यू इंस्ट्रूमेंट्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। ये तो बात हुई ओवरऑल कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की, लेकिन दूसरी बड़ी खबर आज की ये है कि हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटते हुए देखी है, चाहे वो क्रूड सोयाबीन ऑयल है या फिर क्रूड सनफ्लावर ऑयल है। कैसे देखते हैं आप इसे सुधाकर, क्योंकि मार्केट एज ऑफ नाउ ड्यूटी डिफरेंशियल जो था उसको सही करने की बात तो कर ही रहा था, लेकिन यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाने की भी बात की जा रही थी क्रशिंग इंडस्ट्री की जिस तरह की हालत है उसको देखते हुए। तो जो क्रूड एडिबल ऑयल्स पे हमने ड्यूटी घटते हुए देखी है, आप इसे कैसे देखते हैं, क्या होगा इम्पैक्ट? Manisha ji, good afternoon. But I have to clarify, this is not a duty reduction. Actually, as of TRQs, which you are aware, जी, last year, as of 23 March, applicable for BL dates arrival till June, government had said that through 20 lakh tons of soya, 20 lakh tons of sun oil can be allowed at zero duty as against 5.5%. But what happened was that when the government system changed in the financial year, they were not recognizing the old licenses issued. This notification only says that all those people who have got TRQ imports arrived between 1st April to now, 11th May, cleared as per the licenses that they have obtained, they can be cleared at the zero duty. Now, so it's not a duty reduction, it is just a regularization of the TRQ system of the last year. Government also has done away with the TRQ for the next financial year. That means 23-24 will not have any TRQ zero duty imports. Right. But in this confusion, a lot of industry members represented to us as IVP, and we represented to the government that please recognize the license which people have got, and goods have arrived as per agreed terms and they should be cleared. But that's what the government has actually corrected this situation. Now, let me add just the impact. I mean, the obvious question would be, what is the impact? As far as bean oil is concerned, out of 20 lakh tons, as of December, most of the quota has been exhausted. Only about 50,000 odd tonnage, which has arrived post-April till May today, or will be cleared under the TRQ duty. The impact in bean oil is not much. Only that much cargoes will get cleared. Rest all will pay duties as usual. Sun oil, as you know, 20 lakh tons was the demand of the country and 20 lakhs one was the quotas. So all those sun oil in South India primarily affecting, they will be cleared at the zero duties as per the TRQ. This also will be applicable only till 11/5/23. Last but not the least, there is a problem here. Some people have cleared the goods from 1st April to 11th May. That is the notification date under protest. So they will have to apply for the refund of the duty paid, because they had said we have a TRQ license, but we are compelled to pay the duty because of this confusion of the notification. Right. So hopefully that also will be taken care. Absolutely. So that's all is the issue. सुधाकर, जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स काफी सारे यहाँ पर क्लॉजेस रहे हैं एंड काफी सारे कंफ्यूजन्स भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो टीआरक्यू है, जिस तरह से हमने एडिबल ऑयल प्राइसेस नीचे आते हुए देखे हैं, पिछले एक महीने में ही यहाँ से 10 से 20 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपने हाई से पिछले हम 3 महीने 6 महीने देखें तो प्राइसेस हैव कम ऑफ। तो जो करंट टीआरक्यूज हैं, जो आपने कहा अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए तो दे आर डन अवे विद, एज ऑफ नाउ कितना इम्पोर्ट है, किस तरह का इंपोर्ट आप ये जो नए क्लॉजेस हैं इसके तहत आता हुआ देख रहे हैं, एंड आगे जाकर क्या प्राइसेस रह सकते हैं फिर? Yeah, so I think the first two questions are already answered. I would expect about 50-60,000 tons only out of 300,000 tons per month of imports. It's not significant. Sunflower oil was not playing any special role because the TRQ and the import demand was matching. So they will continue to clear it. The one impact is definitely, very rarely palm oil and sun oil is at the same price. Today, due to steep fall in sun oil prices, eventually, at this, so South India primarily is the consumer of sunflower oil branded goods. So there the prices will be affected. Like you just said, I think 30 to 35% consumer prices have already come down. We expect the market to be consolidated to stay put
or slightly rebound with a little bit of volatility. And second feature is that all the prices are more or less same today. Palm oil, sun oil, soybean oil, all have achieved a confluence of prices. And eventually we have to see what will happen. The third issue is, of course, we have asked for the increase in the refined oil duty and the general duties, if at all, if government is buying the mustard seed to the extent that is needed, then there is no issue. But if seed stay put, government might have to increase the duty a little bit because we need to protect the farm income of mustard. मेरा एक फाइनल क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से हम TRQs यहाँ पर बनता हुआ देखते रहे हैं और जो अब यहाँ पर ड्यूटी आपने कहा कि ऑन पेपर भी सही कर दी गई है, कितना फायदा या किसको यहाँ पर इंडस्ट्री में इसका फायदा फिलहाल होता हुआ नजर आया है? क्योंकि प्राइसेस हम देख रहे हैं और जैसे आपने कहा कि आरबीडी पामोलिन की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है। इंडस्ट्री में अगर हम ऑन ग्राउंड देखें, टू कस्टमर देखें एंड टू इंडस्ट्री देखें, तो कहाँ पर आप ये फायदा आता हुआ देखते हैं? एक्चुअली इतना कोई ज्यादा फायदा नहीं है अभी आज के दिन में. आई थिंक कंज्यूमर इज द बेनिफिशियरी ऑफ द होल स्टफ टुडे, बिकॉज सनफ्लावर ऑयल जो हम 1 year ago was, let's say, $1,800 unhedgeable commodity actually, so people take the risk, Indian players have to take that risk. That has become now $1,000. People are struggling with a little bit of old inventories, but eventually the prices will eventually benefit the consumers only. 2 months from now, I think if the market falls at all international, I think the focus will shift from consumers to protecting the farm incomes right now. So the word is rebalancing. So what will be the action in terms of duties? I don't know, but as long as mustard seed is being protected by buying at MSP, I don't see much an issue. Overall beneficiary is definitely the consumers. ओके, चलिए, तो ये तो चर्चा हुई रीसेंट नोटिफिकेशन की, आगे के इंपोर्ट ट्रेंड्स की और प्राइसेस कहाँ रहेंगे उस पर क्विकली एक अजय का व्यू भी ले लेते हैं. अजय, इनफैक्ट हम कल भी चर्चा कर रहे थे और व्यू यही है कि इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं इनके प्राइसेस यहाँ से बहुत नीचे जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन एकदम बढ़ेंगे इसकी संभावना भी नहीं है. आपका व्यू क्या है प्राइस वाइज? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट 3-4 महीने मार्केट में गिरावट रहेगा, लेकिन अब ये बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखें तो रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में या ब्लैक सी के अंदर वापस टेंशन बढ़ना चालू हो चुका है. वहीं अगर मलेशिया की बात करें तो वहां पे हमने इन्वेंट्री को 11 महीने के लो पे जाते हुए देख पा रहे हैं. एल नीनो का इम्पैक्ट अब दिखने लग जाएगा आगे. तो मुझे लगता है जो बिटन डाउन होना था काउंटर्स को, पूरे एडिबल ऑयल काउंटर को, वो ऑलमोस्ट हो चुका है. नो डाउट डिमांड एक अलग फैक्टर रहेगा, लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट जो जिस तरीके से हमने जनवरी फरवरी मार्च में गिरते हुए देखा था, अब वो थमता हुआ नजर आएगा. और कहीं ना कहीं एल नीनो मतलब वेदर एंड लॉजिस्टिक इशू जो पहले भी हमने देखा था रशिया यूक्रेन के बीच में, ये होता हुआ दिखाई देगा, जो प्राइसेस को फिर से अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई. तो ज्यादा बड़ी गिरावट तो नहीं दिखाई दे रही है. कहीं ना कहीं मार्केट अब स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा और पॉजिटिव मूव देखने मिल सकता है अगले 1.5-2 महीनों में. ओके, चलिए, शुक्रिया सुधाकर जी अपने व्यूज देने के लिए इस रीसेंट नोटिफिकेशन और इसके इम्पैक्ट पर. शुक्रिया आपका. रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पार रविंद्र राव और अजय केडिया हमारे साथ मौजूद हैं. बात करेंगे सिर्फ स्ट्रैटेजीज की, फोकस करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज पर एक ब्रेक के बाद. Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023.
तेरी रोशनी हूं मैं। किस ना। Hey buddy. Hope you like them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना। ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अर्जुन, 10th में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। मैं गिरगिट हूँ। रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और रविंद्र राव, अजय केडी हमारे साथ मौजूद है। फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनर्जी पैक की और कच्चे तेल पर राय ले लेते हैं, जहां पर हमने वापस रिकवरी देखी और अब M6 पर भाव 6000 के ऊपर आकर कारोबार कर रहे हैं। रविंद्र, क्या भी उन लेवल से कच्चे तेल पर? मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक पॉसिबल है। $72 का एक अच्छा रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर ओवरऑल फंडामेंटल्स भी देखें तो कल का जो डेटा था इन्वेंट्री का वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि फ्यूल डिमांड बढ़ते हुए दिखा है। गैसोलीन और डिस्टिलेट दोनों का ही इन्वेंट्री थोड़ा सा घटा है। तो आई थिंक ओवरऑल सिनेरियो इज पॉजिटिव। चाइना से थोड़ा सा खराब डेटा आया है, बट वहां से स्टिमुलस आने की उम्मीद है। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स देखते हुए मुझे लगता है कि क्रूड में फिर से एक बार हम 6100 से 150 तक के लेवल्स देख सकते हैं। और अगर इंटरनेशनल प्राइसेस देखें तो आई थिंक $75 तक एक बार WTI फिर से एक बार आ सकता है। साथ ही साथ रविंद्र, यहाँ पर आप मेटल्स में क्या देखते हैं, क्योंकि मुनाफा वसूली यहाँ पर फिर बनते हुए नजर आई है। एक्चुअली देर रात करीबन 1 से 4% की गिरावट अक्रॉस सेक्टर देखने को मिली। यहाँ पर क्या करने की राय है? आई थिंक मेटल्स में भी मेरे हिसाब से चाइना डेटा जो है, क्योंकि चाइना का अगर हम इंपोर्ट फिगर देखें तो वो खराब आया है। फैक्ट्री एक्टिविटी हैज गॉन डाउन। सर्विसेज सेक्टर भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। और इन्फ्लेशन डेटा देखते हैं तो वो भी काफी घट के आया है। तो आई थिंक ओवरऑल सिनेरियो चाइना में इट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। जो होप्स थे कि आफ्टर पैंडेमिक द डिमांड माइट इम्प्रूव, इट विल इम्प्रूव, बट आई थिंक इट विल टेक टाइम। तो ये जो खराब डेटा आया है तो होप्स यही निकल के आ रहा है कि वी माइट सी सम काइंड ऑफ स्टिमुलस कमिंग आउट ऑफ चाइना। लेकिन तब तक के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा। कॉपर में आई थिंक 730 725 फिर से एक बार पॉसिबिलिटी है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जिंक में 232 का सपोर्ट होल्ड करेगा। अगर उसके नीचे जाता है तो मैं और वीकनेस देख रहा हूँ। अदरवाइज आई थिंक एक रेंज बाउंड मूव रहेगा। इवन एल्यूमिनियम आई थिंक 204 शुड होल्ड वेल। अगर उसके नीचे जाता है तो वी माइट सी सम काइंड ऑफ करेक्टिव मूव। तो ओवरऑल बायस थोड़ा सा डाउनसाइड ही है। स्पेशली कॉपर में मुझे लगता है कि हम अगर चाइना से कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं निकल के आता है तो वी माइट सी फॉल ऑफ अराउंड 10 to 15 रुपीज।
ओके अजय, गोल्ड सिल्वर पर कोई स्ट्रैटेजी? आई थिंक गोल्ड में मेरे हिसाब से कल का जो सीपीआई यूएस का सीपीआई डेटा आया था, दैट इज अगेन इंडिकेटिंग कि फेड शायद से पॉज करेगा जून मीटिंग में, बट दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड नाउ. आज पीपीआई डेटा है, दैट आल्सो विल बी वॉच्ड बाय ट्रेडर्स. लेकिन ओवरऑल आई थिंक फ्रॉम अ प्राइस एक्शन आई वुड से जब तक कि गोल्ड में 2090 का लेवल कॉमिक्स में निकलता नहीं है, क्योंकि वो अभी ट्रिपल टॉप हो चुका है, उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिख सकता है, विच माइट एक्सटेंड टुवर्ड्स $2,300-$2,350. सिमिलरली सिल्वर में भी हमें लगता है कि 2460 शुड होल्ड ऑन द लोअर साइड, और आई थिंक इट इज जस्ट वेटिंग फॉर अ ट्रिगर, और अगर कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है गोल्ड सिल्वर दोनों में ही, आई थिंक एक बुलिश मोमेंटम फिर से कंटिन्यू होगा. अब बायर्स अभी भी पॉजिटिव है, तो बाइंग डिप्स की रणनीति होनी चाहिए, या फिर एक ब्रेकआउट अगर आता है गोल्ड में अबाउट $2,090 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड बाइंग पॉइंट, और वहां से हम करीबन 200 से $250 का मूव देख सकते हैं. तो ये तो बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की. अजय, अगर आपको पोर्टफोलियो में एक एग्रो और एक नॉन एग्रो आज के लिए चुनना हो तो आप कहाँ देखेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर मैं नॉन एग्रो की बात करूं तो मुझे लगता है कच्चे तेल में जिस ढंग से कल हमने लोअर लेवल से काफी साउंड रिकवरी देखी है, तो मुझे लगता है कि 6000 का लेवल काफी बेहतरीन है, यहाँ पे लेके चलना चाहिए 59.20 के स्टॉप लॉस से. 6150 तक का टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे. और एग्री कमोडिटी की बात करें तो डेफिनेटली हमने काफी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा. कैस्टल मुझे लगता है टेक्निकली काफी साउंड है, यहाँ पे हमने 6000 के ऊपर वापस प्राइसेस को बाउंस आते हुए दिखा है, तो थोड़ा पुलबैक जरूर दिखा रहा है, बट 6030 के आसपास लेके चलना चाहिए. 5980 के स्टॉप लॉस से 6200 तक के टारगेट हम कैस्टल में देख पाएंगे. ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की ओर से. शुक्रिया आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए. ब्रेक का वक्त हो गया है. ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मल्होत्रा के साथ. मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत. नमस्कार.